चलो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज आ गए हैं अपने लास्ट सेशन पे। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट का हमारा लास्ट सेशन है। इस सेशन में केवल और केवल हम जो बचे हुए और थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारे आई स्टडी मैट में जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको और हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट सेशन से। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेट इज हेजिंग अंडर द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हेजिंग के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा हेजिंग। हेजिंग के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हम जो लोग हेजिंग करते हैं वो कितने तरीके से हम हेजिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हमने किए थे तो आपको पता होगा कि हमने हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी की थी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी हमने मनी मार्केट कवर के थ्रू भी हमने हेजिंग करी थी। तो उन्हीं कुछ टेक्निक्स हैं, उन्हीं ट्रिक एंड टेक्निक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुछ इंटरनल टेक्निक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरनल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं आपकी। इंटरनल टेक्निक जो एंटिटी इंटरनली यूज करके अपनी जो हेजिंग है उसको कर सकती है। सबसे पहली ट्रिक आती है आपकी इनवॉइसिंग इन डोमेस्टिक करेंसी। इनवॉइसिंग इन डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं इनवॉइसिंग इन डोमेस्टिक करेंसी का। सपोज मैं कहूँ आरके ने गुड्स हमारे एक्सपोर्ट किए। गुड्स क्या किए, एक्सपोर्ट किए यूएसए में, और यूएसए से इसको गुड्स के बदले में क्या मिलना है, डॉलर्स मिलने हैं। डेट इज 1 लाख डॉलर आरके को रिसीव होने हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल केस। अब मैं कहूँ जो आरके ने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए थे उनकी वैल्यू थी आपकी 1 लाख डॉलर थी। अब जो आरके ने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे उनकी इक्विवेलेंट जो रुपीज़ में वैल्यू है, लेट से 70 लाख रुपीज़ की उनकी वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए, इनवॉइसिंग डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि आरके जो यूएसए में जो बैठा हुआ सप्लायर है, डेट इज यूएसए में जो उसका बायर बैठा हुआ है, इसको जो इनवॉइसिंग करेगा, इनवॉइसिंग का मतलब क्या है, जो उसको बिल रेज करेगा वो डॉलर्स में ना रेज करते हुए किस में रेज करेगा, इंडियन रुपीज़ में रेज करे। तो इससे क्या है, इंडियन रुपीज़ में जब वो रेज करेगा तो उसको उसका जो रिस्क है फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कराने का, वो रिस्क खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा देखते हैं। देखिए, अभी तो प्रेजेंट की कंडीशन है, आरके ने जो इन्वॉइसिंग करी है, इस वाले एग्जांपल में जो इन्वॉइसिंग करी है आरके ने, वो किस में करी है, डॉलर्स में करी है। अगर मैं यही कहता हूँ इन्वॉइसिंग होती है इंडियन रुपीज़ में। अब आरके को क्या करना पड़ेगा, जब इन्वॉइसिंग डॉलर्स में हुई तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू रुपीज़ में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। यही मैं कहूँ आरके क्या करता, आरके जो इन्वॉइस करता यूएसए में जो बायर बैठा है उसका, उसको इंडियन रुपीज़ में ही इन्वॉइसिंग करता, कि उससे कहता कि मेरे को नहीं पता कि आप जो मेरे से गुड्स खरीदोगे तो आप मेरे को 70 लाख इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट करना, मैं आपसे डॉलर्स नहीं लूंगा। देन उस कंडीशन में जो आरके का रिस्क है कन्वर्जन का वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी पहली टेक्निक आती है जिसमें आप अपने फॉरेन सप्लायर को इन्वॉइस करोगे, वो करोगे अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। दूसरी टेक्निक आती है हमारी लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट। लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट का क्या मतलब है, लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट का मतलब सिंपल सा है। देखिए बताता हूँ। सपोज आपको पेमेंट करना है, आरके ने क्या किया, आरके ने गुड्स इंपोर्ट किए फ्रॉम यूएसए। इस केस में आरके ने गुड्स इंपोर्ट किए हैं यूएसए से, आरके ने गुड्स इंपोर्ट किए यूएसए से। अब बदले में जो आरके को पेमेंट करना है यूएसए को, वो किस में करना है, डॉलर्स में पेमेंट करना है। आरके को डॉलर्स में यूएसए में पेमेंट करना है। अब देखिए होता क्या है कि जब आरके को यूएसए में डॉलर्स में पेमेंट करना है, अब आरके की क्या एक्सपेक्टेशन है, आरके की एक्सपेक्टेशन है या हम कह सकते हैं कि मार्केट इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो हमारा डॉलर्स है, जो डॉलर है वो इन फ्यूचर अगर मैं कहूँ एप्रिशिएट होगा। एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, जो पहले $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ था, सपोज वो $1 इक्वल्स टू हमारा 75 रुपीज़ हो जाएगा। देन इस केस में आरके को क्या करना चाहिए, इस केस में जो आरके को जो पेमेंट करना है, हमारे एग्जाम्पल में ही जो पेमेंट करना है आरके को डॉलर्स का, वो करना है आफ्टर 6 मंथ, एज्यूम करना है आफ्टर 6 मंथ करना है वो। तो इस केस में आरके क्या करेगा, जब उसको एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंक्रीज हो जाएगा, देन इस केस में जो पेमेंट करेगा आरके, वो लीडिंग पेमेंट कर देगा। लीडिंग पेमेंट का मतलब क्या है, लीडिंग पेमेंट का मतलब सिंपल सा है, पेमेंट आरके डे 1 पे ही कर देगा।
डे वन पे जब आर के पेमेंट कर देगा तो उसके लिए जो रेट रेलिवेंट होगा वो $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो उसका रिस्क है फॉरेन करेंसी का वो एलिमिनेट हो जाएगा। रिस्क क्या है उसका, 5 रुपीज़ से जो उसका रिस्क आ रहा है, $1 जो आपका एप्रिशिएट होकर $5 का चेंज आ रहा है, ये बेसिकली ये इसका रिस्क है। तो ये रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डे वन पे ही उसने उसको पेमेंट कर दिया। इस जो डे वन पे पेमेंट किया इसी को हम बोलते हैं लीडिंग पेमेंट। अब एक दूसरी सिचुएशन एज्यूम कीजिए जब डॉलर हमारा डेप्रिशिएट हो जाए। डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है आपका, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज से सपोज $1 इक्वल टू 65 होने वाला है। आरके को ये पता है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू गिरने वाली है, तो उस केस में आरके को जो पेमेंट करना है आफ्टर 6 मंथ वाला जो पेमेंट करना है, तो आरके को क्या करना चाहिए, वो पेमेंट आफ्टर 6 मंथ ही करना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ क्यों करना चाहिए, जो उसको सपोज हमारे एग्जांपल में डॉलर्स पे करने थे, $1 लाख उसको पे करने थे, तो आफ्टर 6 मंथ जो डॉलर पे करेगा वो $1 लाख इंटू 65 के हिसाब से पे करेगा। डेट इज उसका जो आउटफ्लो होगा 65 लाख इंडियन रुपीज का होगा। और फर्स्ट केस में कितने, और जो आफ्टर 6 मंथ जो इसने पेमेंट किया है उसको हम बोलते हैं लैगिंग पेमेंट, डेट इज ड्यू डेट पे हमने उसको पेमेंट किया है। और लीडिंग पेमेंट में आउटफ्लो कितना होगा, लीडिंग पेमेंट में आपका आउटफ्लो होगा $1 इक्वल टू 70, डेट इज $1 लाख इंटू 70 इक्वल टू 70 लाख इसमें आउटफ्लो होगा। जबकि ये ड्यू डेट पे पेमेंट करता है इन केस लीडिंग पेमेंट में, देन अगर ड्यू डेट पे पेमेंट करता है तो कितना पेमेंट करना पड़ता है उसको, $1 इक्वल्स टू आपको बताया 75 रुपीज के हिसाब से, देन इसको पेमेंट करना 75 लाख रुपीज का। इसलिए अगर इसने लीडिंग पेमेंट किया तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क था 5 लाख से वो मिटिगेट हो गया। ऐसे ही अगर डेप्रिशिएट हुई करेंसी हमारी, डॉलर हमारा डेप्रिशिएट हुआ था, उस केस में डेप्रिशिएट होने के केस में उसको जो पेमेंट करना है वो लैगिंग पेमेंट करना है, डेट इज ड्यू डेट पे पेमेंट करना है, जिससे कि उसका जो एक्सपोजर है वो एलिमिनेट हो जाए। बेसिकली अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन करेंसी आपकी एप्रिशिएट होगी, देन उसके इसमें डे वन पे ही पेमेंट करके निपटा दो। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि फॉरेन करेंसी आपकी एप्रिशिएट होने वाली है, एप्रिशिएट होने वाली है, तो आप तो डे वन पे पेमेंट खत्म कर डे वन पे ही पेमेंट कर दो। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो डेप्रिशिएट होने वाली है, देन उस केस में आप जो है ड्यू डेट पे पेमेंट कीजिए, दैट इज लैगिंग पेमेंट आप उसको कीजिए। तीसरी हमारी टेक्निक्स आती है नेटिंग की। नेटिंग की टेक्निक क्या कहती है हमसे, नेटिंग की टेक्निक सिंपल सी बात करती है हमसे, सपोज नेटिंग का मतलब क्या है, सपोज एक हमारी पेरेंट कंपनी है सपोज आरके लिमिटेड, इसकी 2 सब्सिडरीज हैं आपकी, एक एमके लिमिटेड और एक एसके लिमिटेड। अब सिनेरियो क्या है, जो हमारी एमके लिमिटेड है इसको एसके लिमिटेड को पेमेंट करना है, कितने का पेमेंट करना है, इसको पेमेंट करना है हमारा, ये सपोज ये यूएसए की सब्सिडरी है, ये यूएसए में एस्टेब्लिश है ये वाली सब्सिडरी, और ये वाली जो सब्सिडरी है वो एस्टेब्लिश है आपकी यूके में, ठीक है। यूएसए वाली सब्सिडरीज को, यूएसए वाली जो सब्सिडरी है हमारी, इसको यूके वाली सब्सिडी को पेमेंट करना है कितने का, इसको पेमेंट करना है सपोज इसको पेमेंट करना है हमारा पाउंड 50,000 का, इसको पेमेंट करना है, ठीक है। और जो हमारी एसके लिमिटेड है, डेट इज जो हमारी यूके वाली सब्सिडरी है, इसको जो हमको एमके लिमिटेड को पेमेंट करना है, इसको भी कुछ एमके लिमिटेड को पेमेंट करना है। इसको कितना पेमेंट करना है, सपोज $48,000 का इसको पेमेंट करना है। अब इंस्टेड, अब नेटिंग ऑफ का मतलब क्या है, इंस्टेड अब जो हमारी एमके लिमिटेड है वो अपने पाउंड्स को, जो अपने हमारे जो पाउंड्स हैं बेसिकली, जो पाउंड से इसको पेमेंट करना है यूके वाली एंटिटी को, और यूके को पेमेंट करना है एमके को इन डॉलर्स में। तो इंस्टेड जो हमारी एमके है, एमके की जो बेस करेंसी है वो क्या है हमारी, हम कह सकते हैं एमके की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है, डॉलर्स। और इसको जो पेमेंट करना है, पेमेंट किस में करना है, इसको पेमेंट करना है पाउंड्स में, ठीक है, पेमेंट करना है पाउंड में। और ऐसे यूके की जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी हम बोल सकते हैं वो क्या है, इसकी पाउंड्स है, और इसको जो पेमेंट करना है वो किस में करना है, पेमेंट करना है इसको डॉलर्स में। इंस्टेड ये अपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट कराए, या फिर ये वाली जो हमारी यूके वाली एंटिटी है ये पाउंड्स को अपने में डॉलर में कन्वर्ट कराए। तो इस हिसाब से आपकी 2 ट्रांजैक्शन होंगी, पहले यूएसए वाले अपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट कराएगी, देन इसका पेमेंट करेगी, और यूके वाली क्या करेगी, यूके वाली जो है अपने पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कराएगी, देन इसका पेमेंट करेगी। तो नेटिंग में सिंपल सा मतलब ये है कि आप दोनों ही कन्वर्जन ना कराइए, आप क्या करिए, एमके लिमिटेड क्या देखेगा, एमके लिमिटेड देखेगा कि मेरे को जो पेमेंट करना है वो 50,000 पाउंड का करना है, और मेरे को यूके से भी कुछ रिसीवेबल होना है, डेट इज $48,000 रिसीव होना है। तो इसके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पाउंड्स कितने होंगे आपके, अगर 48,000 वो पेमेंट करेगा हमारा एमके लिमिटेड को, तो हम मानते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पाउंड सपोज हमारे 30,000 पाउंड्स होंगे। डेट इज अगर यूके एमके को पेमेंट करेगा $48,000 में,
डॉलर्स में पेमेंट करेगा और इस चीज को हम कन्वर्ट करा दें अपना पाउंड्स में। अगर हम पाउंड्स में देखें तो जो एसके लिमिटेड है उसको पेमेंट करना है एमके को 30,000 पाउंड्स का। तो आप आसानी से नेटिंग ऑफ कर सकते हैं। डेट इज एमके को एसके को देना है 50,000 और जो हमारा एसके है उसको देना है एमके को 30,000। तो नेट में जो एमके है, एमके क्या करेगा, नेट में जो एमके एसके को दे देगा 20,000 पाउंड्स। इससे हमारी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी, हमको ज्यादा कन्वर्जन नहीं कराना पड़ेगा। डेट इज जो हमारा फॉरेन करेंसी का रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें क्या है, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी को पेमेंट करना है तो दोनों ही एंटिटी अपना कन्वर्जन कराएं। इससे अच्छा है कि एक एंटिटी अपना कन्वर्जन कराए और उसमें आप नेटिंग ऑफ कर लें। ये होता है हमारा नेटिंग ऑफ की ट्रिक। ठीक है, ये हमारी नेटिंग ऑफ की ट्रिक हो गई। फिर हम बात करते हैं अगली टेक्निक की, डेट इज मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है हमारा, मैचिंग टेक्निक में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आरके को पेमेंट करना है $10,000 का टू एसके को पेमेंट करना है। एसके हमारी यूएसए की एंटिटी है और आरके को क्या करना है, आरके को रिसीव भी होना है, कुछ आरके को रिसीव होना है, रिसिप्ट होनी है $5,000 की फ्रॉम एके, और एके भी हमारी यूएसए की एंटिटी है। इस केस में हम क्या कहते हैं कि आपके डॉलर मैच कर रहे हैं ना आपस में, दोनों करेंसी जब मैच कर रही हैं तो आप इस केस में क्या करेंगे, हम कह देंगे हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, जो आरके है, आरके एसके को नेट में $5,000 का पेमेंट कर देगा और बाकी का जो एसके का 5,000 का पेमेंट है एसके एके से ले लेगा। ठीक है, $5,000। तो इस हिसाब से एसके का जो पेमेंट है $10,000 का वो हो जाएगा। मैचिंग में सिंपल सा मतलब है, जब दो करेंसी आपस में मैच कर रही हैं देन उनको आपस में नेटिंग ऑफ कर दो। और नेटिंग ऑफ में क्या डिफरेंस है, नेटिंग ऑफ में डिफरेंस नेटिंग ऑफ में क्या है, आपकी दोनों करेंसी अलग अलग है। बेसिकली दोनों एंटिटी को कन्वर्जन कराना पड़ेगा। उस कन्वर्जन से बचने के लिए हमने एक ही एंटिटी का कन्वर्जन करा के इनका जो नेट सेटलमेंट है वो पाउंड्स में करा दिया। ये होता है हमारा नेटिंग का कॉन्सेप्ट। मैचिंग में हम बेसिकली आपको डॉलर्स रिसीवेबल भी हैं और पेएबल भी हैं, देन उनको आप नेट करेंगे, देन उस टेक्निक को हम बोलेंगे मैचिंग टेक्निक। अगली टेक्निक की हम लोग बात करते हैं, डेट इज टेक्निक से हमारी प्राइस वेरिएशन। प्राइस वेरिएशन क्या होता है हमारा, प्राइस वेरिएशन में क्या होता है, सपोज आरके में कहूँ आरके ने 100 एसी सोल्ड किए हमारे बीके को सोल्ड किए और बीके हमारी यूएसए की एंटिटी है। अब बदले में आरके को बीके से क्या मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, डॉलर्स में पेमेंट मिलेगा। सपोज डे 1 पे जब ये इन्होंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उस दिन $1 इक्वल्स टू आपका 70 रुपीज चल रहा था। ठीक है, और ऑन द डेट ऑफ पेमेंट आपका जो डॉलर था $1 इक्वल्स टू आपका हो गया सपोज 65 रुपीज हो गया। तो इस केस में क्या है, और आपका जो डॉलर्स में पेमेंट होना था वो होना था $10,000 का। तो इस केस में क्या है, हमारा प्राइस वेरिएशन की टेक्निक हमसे ये कहती है कि जो आरके है उसका जो पेमेंट होना था, अगर हम डे 1 पे निकालें, डे 1 पे कितना पेमेंट रिसीव होता है उसको $10,000 इंटू 70 के हिसाब से पेमेंट होता, तो उसको जो पेमेंट रिसीव होता 7 लाख का पेमेंट रिसीव होता इंडियन रुपीज में डे 1 पे। और क्योंकि जो उसको पेमेंट रिसीव होना है ये हमारा होना है सपोज आफ्टर 3 मंथ्स वाला हमको रेट गिवन है। आफ्टर 3 मंथ्स हमारा रेट क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स हमारे $10,000 हमको कन्वर्ट होकर कितने में मिलेंगे, 65 रुपीज में। तो आरके का लॉस कितना होगा, 6,50,000 का। तो इस केस में क्या कहता है प्राइस वेरिएशन का कॉन्सेप्ट, कि आरके क्या करेगा, जो $10,000 में उसने सेल करी थी इस $10,000 की अमाउंट को इन्फ्लेट कर देगा। बेसिकली कितना इन्फ्लेट कर देगा, इन्फ्लेट इतना कर देगा कि जो उसको अल्टीमेटली जो पेमेंट रिसीव होना वो 7 लाख ही रिसीव हो। कैसे रिसीव होगा 7 लाख इतना इंडियन रुपीज रिसीव हो। तो इतना जो प्राइस है वो डॉलर्स में इन्फ्लेट कर देगा। तो हम निकाल सकते हैं कितना इन्फ्लेट करेगा, आरके कितना इन्फ्लेट करेगा, 7 लाख डिवाइडेड बाय 65, डेट इज जो नए डॉलर्स वो चार्ज करेगा, कितना पेमेंट चार्ज करेगा उससे, $10,679 वो चार्ज करेगा। तो आरके क्या कहेगा, बीके से आरके कहेगा अगर आप हमको डे 1 पे पेमेंट कर देंगे देन हम आपसे $10,000 चार्ज करेंगे। अगर आप हमको आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करेंगे देन हम आपसे $10,769 चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से प्राइस में आप वेरिएशन कर देते हैं बिकॉज ऑफ, जिससे कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क एलिमिनेट हो जाए, इसको हम बोलते हैं प्राइस वेरिएशन की टेक्निक। ठीक है, फिर अगली टेक्निक की हम लोग बात करते हैं, समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है। असेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके की टेक्निक आती है आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट में। एक आती है आपकी एग्रेसिव टेक्निक। एग्रेसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, एग्रेसिव टेक्निक में हम करते हैं
जो आपकी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, बेसिकली जो करेंसी आपकी एप्रिशिएट होती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी हम कह सकते हैं, जो आपकी करेंसी एप्रिशिएट होने वाली है, स्ट्रॉन्ग करेंसी का हम अपनी बैलेंस शीट में इनफ्लो बढ़ा देते हैं, स्ट्रॉन्ग करेंसी का इनफ्लो बढ़ा देते हैं, और जो आपकी वीक करेंसी है उसका आउटफ्लो कर देते हैं। इससे होता क्या है समझिए, उसका हम आउटफ्लो बढ़ा देते हैं। सपोज हमको पता है इन फ्यूचर जो डॉलर का रेट है वो बढ़ने वाला है, और हमको कहीं से $10,000 रिसीवेबल है, हमको $10,000 रिसीवेबल है, तो हम इन रिसीवेबल जो $10,000 का इनको हाथ कन्वर्ट करा लेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसका इनफ्लो बढ़ा देंगे। बेसिकली डॉलर्स आपके पास है, डॉलर्स को सेल करके आप इंडियन रुपीज का जो इनफ्लो है उसको मैक्सिमाइज कर देंगे। और ऐसे ही इसमें वीक करेंसी का आउटफ्लो में एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आपका जो जापानीज येन है इसमें आपको पेमेंट करना है, और आफ्टर 3 मंथ्स आपके जो जापानीज येन है उसकी वैल्यू गिर गई है, मतलब जैसे आपका हम कह सकते हैं 1 रुपी इक्वल्स टू आपके सपोज 3.45 जापानीज येन है, और आफ्टर 3 मंथ्स ये वैल्यू गिर के 1 रुपी इक्वल्स टू 1 रुपी इक्वल्स टू आपकी 2.45 हो गई है, 2.45 जापानीज येन। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो वीक करेंसी है दैट इज जापानीज येन आपकी डेप्रिशिएट हुई है, बेसिकली सॉरी जापानीज येन तो हमारी एप्रिशिएट हुई है ना। अगर हम इस रेट को बढ़ाते हैं, डेट इज 4.45, इस केस में हम कहेंगे कि जापानीज येन हमारी डेप्रिशिएट हुई है, बेसिकली वीक करेंसी है हमारी जापानीज येन। तो जापानीज येन का आप क्या करेंगे, इस केस में जापानीज येन का आप आउटफ्लो बढ़ा देंगे। आउटफ्लो कैसे बढ़ा देंगे, सपोज आपको जो जापानीज येन पेबल थे वो 10,000 जापानीज येन पेबल थे, अगर हम क्या करते डे 1 पे अगर हम जापानीज येन का पेमेंट करते तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ता है इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज में आपको पेमेंट करना 3.45 के हिसाब से, 3.45 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है आपको। और आप देखेंगे कि आपकी जो कन्वर्जन करेंसी है, आप देखेंगे ये हमारी जापानीज येन है, ये कन्वर्जन करेंसी हमारी जापानीज येन है, कोड दे रखा है आपको इंडियन रुपीज का, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको 3.45 से, तो आपको कितने इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 3.45, आपको इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे 2898 आपको इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमको पता है जो आपकी करेंसी वीक हो गई है, बेसिकली जो आपकी करेंसी हम कह सकते हैं डेप्रिशिएट हो गई है, देन एग्रेसिव टेक्निक हमसे कहती है आपको पेमेंट डे 1 पे नहीं करना, आपको पेमेंट जब करना है जब आपकी करेंसी वीक हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि 10,000 जापानीज येन का आपको पेमेंट करना है, और जापानीज येन क्योंकि आपकी डिक्रीज हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई, तो अब आप पेमेंट इसका कीजिए, देन आपको निकल के आएगा जो आप पेमेंट करेंगे वो कम से कम पेमेंट होगा आपका 2247 का आपका पेमेंट होगा। तो एग्रेसिव टेक्निक हमसे यही कहती है जब आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, देन आपको उसका आउटफ्लो बढ़ा देना है, और जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए देन आपको उसका इनफ्लो बढ़ा लेना है। ये हमारी एग्रेसिव टेक्निक होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट की। फिर हम बात करते हैं अगली टेक्निक की, डेट इज डिफेंसिव अप्रोच। डिफेंसिव टेक्निक बोल सकते हैं, डिफेंसिव अप्रोच बोल सकते हैं। डिफेंसिव अप्रोच में सिंपल सा है कि हम इसमें क्या होता है, हमारा फॉरेन करेंसी के रिस्क को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि एक हमारी एंटिटी है आरके लिमिटेड, ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, इसके जो ऑपरेशंस हैं वो आपके अमेरिका में भी हो रहे हैं, अमेरिका में भी ये काम करती है और यूके में भी ये काम करती है। तो डिफेंसिव अप्रोच सिंपल सी बात कहता है हमसे कि अगर आपको अमेरिका में फंड्स की रिक्वायरमेंट है और यूके में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और आपकी डोमेस्टिक करेंसी एमएनसी की जो है इंडियन रुपीज़ है, तो आपको जो लोन लेना है वो इंडियन रुपीज़ में नहीं लेना, आपको जो लोन लेना है यूएसए की करेंसी डेट इज यूएस डॉलर में ही लेना है, और यूके की करेंसी डेट इज पाउंड्स में ही लेना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, जब भी आपको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपको अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको नहीं छेड़ना है। तो आपको जो भी लोन लेना है, जो भी रिपेमेंट करना है, तो उस कंट्री की जो प्राइमरी करेंसी है उसी में ही आप लोन लीजिए या फिर रिपेमेंट कीजिए। ये हमारा डिफेंसिव अप्रोच है। इससे भी हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिस्क है वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि सपोज आप अगर इंडियन रुपीज में लोन लेते तो कभी ना कभी आपको उसका रिपेमेंट करना पड़ता है, जब आपको फॉरेन करेंसी का रिस्क अराइज हो जाता है। अब क्योंकि जब आप अमेरिका की करेंसी में ही लोन ले रहे हैं तो अमेरिका में आप जब कमाएंगे पैसा तो उसी से आप रिपेमेंट कर देंगे। तो ये वाली टेक्निक भी हमारी हो गई, असेट्स एंड लायबिलिटीज मैनेजमेंट। फिर कुछ एक्सटर्नल टेक्निक्स आती हैं हमारी। एक्सटर्नल टेक्निक्स में हम बात करते हैं एक्सटर्नल टेक्निक्स आपको मैंने पढ़ाई थी। एक्सटर्नल टेक्निक्स में क्या होता है आपका मनी मार्केट कवर, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी मनी मार्केट कवर के। मनी मार्केट कवर में हम क्या करते हैं बेसिकली,
एक बार और बता देता हूँ आपको। मनी मार्केट कवर, मनी मार्केट कवर में हम क्या करते हैं, सपोज इंपोर्टर का हमारा केस है, इंपोर्टर के केस में क्या होता है आपको यूएसडी, बेसिकली हम कहते हैं फॉरेन करेंसी आपकी पेबल होती है, फॉरेन करेंसी पेबल है आपको। पेबल के केस में हम क्या करते हैं, हमको जो फॉरेन करेंसी पेबल होती है, सपोज आफ्टर 2 मंथ्स पेबल है या 3 मंथ्स पेबल है, तो हम क्या करते हैं उसको डे वन पे ही हम क्या कर लेते हैं, उस करेंसी को इन्वेस्ट कर देते हैं उस कंट्री की बैंक में, इन्वेस्ट करते हैं हम, इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, डे वन पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। देन हम क्या कराते हैं, उसको कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपीज़ में, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है। कन्वर्ट कराने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कराने के बाद, क्योंकि वो पैसा हम पे डे वन पे तो होता नहीं है, हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें डे वन पे हम पे पैसा तो होता नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, बोरो करते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री जो होती है उसमें से हम उसको बोरो कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये हमारा मनी मार्केट कवर है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करे थे हमने इसके बारे में। ऐसे ही एक्सपोर्टर के केस में भी आप देख सकते हैं, एक्सपोर्टर के केस में क्या होता है, उसको फॉरेन करेंसी रिसीवेबल होती है, सपोज उसको रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ। देन इस केस में वो क्या करता है, वो बोरिंग करता है फॉरेन करेंसी में, वो बोरिंग करता है फॉरेन करेंसी में, बोरिंग करता है डे वन पे। अब जब वो फॉरेन करेंसी में बोरिंग करता है डे वन पे उसको पैसा मिल जाता है, उसको कन्वर्ट करा लेता है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। कन्वर्ट कराने के बाद क्या करता है, वो अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी में उसमें इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी ऑन डे वन। देयरफॉर उसका जो रिस्क होता है फॉरेन करेंसी का वो भी एलिमिनेट हो जाता है। ये हमारा मनी मार्केट कवर की टेक्निक थी, आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगली अगली जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है एक्सटर्नल टेक्निक्स में, वो आती है हमारी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव बेसिकली अच्छी तरीके से आपको मैं समझा पाऊंगा, डेरिवेटिव हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को करने के बाद अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट हु derives द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स, ड्राइव्स इंस्ट्रूमेंट दैट derive वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग असेट्स बोल सकते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। बेसिकली कुछ तो कुछ अंडरलाइंग होती है, उसके अंदर अंडरलाइंग का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है, एक अंडरलाइंग पे डिपेंड होती है। अंडरलाइंग का मतलब होता है एक बेस पे आपकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड होती है, एक बेस एसेट पे जब किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिपेंड होती है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। काफी अच्छे से समझेंगे इसको, इसको समझेंगे हम जो हमारा डेरिवेटिव चैप्टर है उसमें। तो इसलिए अभी के लिए इसको आप कह सकते हैं रेफर इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ में आएंगे, ठीक है। वैसे इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फ्यूचर हमारे होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आप डे वन पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जैसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, फॉरवर्ड हम इतने रेट में खरीद लेंगे, इतने रेट में हम बेच देंगे, वैसे ही हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। डेरिवेटिव में काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ही इसके मैं केवल अभी आपको पॉइंटर्स लिखा देता हूँ, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर में हम सब स्टडी करेंगे इनको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आपका, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके डेरिवेटिव्स में भी आते हैं, और फॉरवर्ड एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑप्शंस आते हैं इसमें, पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने डेरिवेटिव चैप्टर्स में, डेरिवेटिव चैप्टर में, ठीक है। तो हमारी इधर इस तरीके से हमारी जो टेक्निक्स हैं हेजिंग की वो हमारी कवर हो जाती हैं, इधर हेजिंग की हमारी सारी टेक्निक्स हो जाती हैं। एक बार देख लीजिए इन हेजिंग की टेक्निक्स को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एक आध कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको। एक यूनिक्स का कॉन्सेप्ट है हमारा, डेट इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है तो इसको बता देता हूँ मैं। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप फॉरवर्ड रेट पे एग्री तो करते हैं, फॉरवर्ड रेट पे एग्रीमेंट करते हैं आप कि हम जो फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड रेट पे बाय करेंगे या सेल करेंगे, बट जो फॉरवर्ड रेट पे एग्रीमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी के बाय ऑब्लिक सेल का, बट उसमें क्या होता है आपका डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं होता, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी नहीं होता है। कहने का मतलब सिंपल था, जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप,
कि हम इस रेट पे आपसे फॉरेन करेंसी बाय करेंगे या सेल करेंगे, बट नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो एक्चुअल डिलीवरी होती है फॉरेन करेंसी की वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है एक्चुअल डिलीवरी फॉरेन करेंसी? क्योंकि जो हमारी सपोज जो करेंसी होती है जिसमें नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील करता है, वो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमारी सपोज INR और हम कह सकते हैं चाइनीज येन CNY, चाइनीज येन, इन दोनों करेंसी के बीच में आप कभी देखेंगे डायरेक्ट कोट बहुत कम अवेलेबल होते हैं आपके। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है? इन दोनों करेंसी के बीच में जो भी कोट होता है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। तो जब ऐसी करेंसीज के बीच में डायरेक्ट कोट अवेलेबल नहीं होता तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन करेंसी की डिलीवरी हम फिजिकल डिलीवरी हम नहीं करते हैं, केवल और केवल इनकी जो फिक्शनरी डिलीवरी है वो होती है। फिक्शनरी डिलीवरी मतलब क्या है? केवल इन करेंसी का सेटलमेंट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको, जब समझ में आएगा। सपोज आरके को क्या है, आरके ने गुड्स सोल्ड किए चाइना में, और चाइना से उसको क्या रिसीव होना है, चाइना से उसको सपोज 10 लाख CNY जैसे चाइनीज युआन रिसीव होना है, चाइनीज युआन रिसीव होना है इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने में उसको 10 लाख चाइनीज युआन रिसीव होना है फ्रॉम द चाइनीज बायर। अब हुआ क्या, जो चाइनीज युआन है, जो चाइनीज युआन है ये हमारी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है। नॉन कन्वर्टेबल करेंसी बेसिकली कौन सी करेंसी होती है? जिसपे जो गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री, उस पर वो लगा देती है, हमारी कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन लगा देती है इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन करेंसी की कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो होती है हमारी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। बेसिकली हमारी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है जिसके लिए कोई भी फ्यूचर का या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अपने फॉरेन करेंसी के रिस्क को हेज करने के लिए आरके ने क्या किया, NDF कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। NDF मतलब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो उस समय जो एग्रीमेंट किया था उसने, वो एग्रीमेंट क्या था उसका, 2 मंथ फॉरवर्ड में, वो 2 मंथ फॉरवर्ड NDF कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मंथ फॉरवर्ड में आरके क्या खरीदेगा, आरके करेगा ₹12 पर CNY आपका रेट दिया है, मतलब 2 मंथ फॉरवर्ड का रेट दिया है आपको NDF कॉन्ट्रैक्ट 12 पर CNY, मतलब एक चाइनीज युआन को खरीदने के लिए 12 रुपीज आरके को पे करने पड़ेंगे। और उस दिन का जो स्पॉट रेट था, बेसिकली स्पॉट रेट ऑन फिक्सिंग डेट आपको बता रखा है। जिस दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उस दिन का जो फॉरवर्ड रेट था, उस दिन का जो स्पॉट रेट था वो 11.8 CNY था। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ स्पॉट रेट ऑन द फिक्सिंग डेट, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट रेट। बेसिकली सेटलमेंट रेट है, सेटलमेंट रेट भी आप बोल सकते हो, सेटलमेंट ऑफ NDF कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हुआ क्या है कि आरके को चाइनीज युआन रिसीव होने थे आफ्टर 2 मंथ्स, आरके को रिसीव होने थे, लेकिन आरके को डर क्या था आरके को कि जो चाइनीज युआन है या तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट ना हो जाए या डेप्रिशिएट ना हो जाए, इस तरीके से आरके को डर था। बेसिकली उसको डर था कि चाइनीज युआन की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट ना हो जाए। तो आरके ने क्या किया, NDF कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। NDF कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मतलब क्या है कि आरके ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सेटलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा आपका, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा आपका कि जो 10 लाख चाइनीज युआन आरके को रिसीव हो रहा है, आरके कह रहा है कि मेरे को रिसीव तो होने, वो आफ्टर 2 मंथ्स मेरे को रिसीव होने, और मैं NDF कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा हूँ, उसको सेल कर दूंगा। NDF कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट बता रखा है 12 रुपीज पर चाइनीज यान का, मतलब एक चाइनीज यान को सेल करेगा वो 12 रुपीज में। NDF कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक चाइनीज युआन को 12 रुपीज में वो सोल्ड कर देगा। अब क्योंकि उसने चाइनीज युआन सोल्ड कर दिया है NDF कॉन्ट्रैक्ट में, बट NDF कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक्चुअल डिलीवरी होती नहीं है। एक्चुअल डिलीवरी जब NDF कॉन्ट्रैक्ट में होती नहीं है तो जब आरके ने सेल किया है, आरके ने क्या किया, सेल किया है CNY, तो उस सेल को काटने के लिए आरके को क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा CNY, रेस्पेक्टिव चाइनीज युआन बाय करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव चाइनीज युआन बाय करना पड़ेगा। आप समझिए ऐसा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए, ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट समझिए बिल्कुल सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। ठीक है, NDF कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आफ्टर 2 मंथ्स चाइनीज युआन खरीदेगा, चाइनीज युआन आपको बेचेगा, और कितने रुपए में बेचेगा, 12 रुपीज पर CNY में वो बेचेगा। अब क्योंकि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट काटने के लिए आरके को बाय भी करना पड़ेगा चाइनीज युआन, तो बाय करने का आपको रेट बता रखा है, स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ फिक्सिंग डेट, सेटलमेंट आपको रेट बता रखा है, किस रेट पे बाय करेगा आरके, 11.8 रुपीज पे
पर चाइनीज yuan, देयरफॉर आरके को बेनिफिट कितना हो जाएगा 0.2 रुपीज पर CNY का आरके को बेनिफिट हो जाएगा। और कितने युआन के लिए आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 लाख CNY के लिए आरके ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। देयरफॉर आरके का प्रॉफिट कितना हो जाएगा फ्रॉम NDF कॉन्ट्रैक्ट, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 0.2 इंटू 10 lakhs, डेट इज 2 lakhs इंडियन रुपीज का आरके को प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो NDF कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क करता है। एक और बार समझाता हूँ, NDF कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी आपकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, एक्चुअल आप डिलीवरी नहीं करते, केवल ये आपका एक फिक्शनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जैसे आपको चाइनीज युआन आपको 2 महीने बाद रिसीव होने, तो आरके ने कहा कि मेरे को जो चाइनीज युआन 2 महीने बाद रिसीव होने उसको मैं क्या करूंगा, आदि जो INDF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं उसको सेल कर दूंगा @12 पर CNY पे मैं उसको सेल कर दूंगा। बट क्योंकि इसमें डिलीवरी होती नहीं है, आरके इसमें फिजिकल सेल नहीं कर पाएगा, केवल फिक्शनरी सेल है। तो फिक्शनरी सेल को काटने के लिए आरके को करना पड़ेगा, फिक्शनरी बाय भी करना पड़ेगा। बाय करेगा वो 11.8 पे, देयरफॉर उसका नेट प्रॉफिट 0.2 पर चाइनीज युआन आ जाएगा। 10 लाख चाइनीज युआन के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, नेट गेन आ गया उसका 2 लाख चाइनीज युआन का। तो ये हमारा NDF कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो थ्योरी के मेन टॉपिक्स थे उनका मैंने डिस्कशन आपको करा ही दिया है। बाकी जो हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़े थे उसमें हमने सारे टॉपिक्स का डिस्कशन कर ही लिया था। तो मेरे हिसाब से तो हमारा कोई टॉपिक बचता नहीं है थ्योरी का जो हमारे कवर होने से रह गया हो। तो हम लोग जो है अपने अब उस पर आ जाते हैं, जो हमारे ICI स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे, पेंडिंग क्वेश्चंस हमारे जो बचे हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जस्ट क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है फॉरेन एक्सचेंज, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको बता देता हूँ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। डेट इज यूएसए बोलते तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो आपकी बेस जो आपकी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी बता देता हूँ उसकी कौन सी आपकी डॉलर है। आप सभी जानते हैं US डॉलर है। और US डॉलर का जो हम कह सकते हैं 3 डिजिट का कोड, हर एक करेंसी का आपको पता होगा कि एक यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड होता है। जैसे हमारा US डॉलर का क्या है आपका USD, ऐसे ही हम कह सकते हैं इंडिया में जो करेंसी आपकी इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपी का जो कोड है वो क्या है आपका, इंडियन रुपी का जो कोड है वो है आपका INR। ऐसे ही हम सारी करेंसी का आप ऐसे ही सारी करेंसी का एक बार मैं बताता हूँ। UK है आपकी, चाइना है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा हो गई आपकी, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ऐसे ही आपकी हांगकांग हो गई, इंडिया हो गई हमारी, जापान है, न्यूजीलैंड है। जस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूजीलैंड, सिंगापुर और आपकी स्वीडन, ठीक है। ये मेन आपकी करेंसी है। UK की करेंसी आपको पता है क्या होती है, पाउंड होती है। इसका जो कोड होता है वो होता है GBP। चाइना की जो करेंसी होती है आपकी, उसका कोड होता है आपका CNY, और इसको हम बोलते हैं चाइनीज युआन के नाम से इसको हम जानते हैं, चाइनीज युआन, ठीक है। कनाडा की करेंसी होती है आपकी कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर होती है इसकी करेंसी, कैनेडियन डॉलर्स के नाम से इसको हम जानते हैं। CAD इसका कोड होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कोड होता है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के नाम से हम इसको जानते हैं। हांगकांग की करेंसी को हम जानते हैं हांगकांग डॉलर के नाम से, हांगकांग डॉलर, इसको हम बोलते हैं HKD, ठीक है। जापान की करेंसी होती है आपको बताइए येन को हम जानते हैं JPY से, हम इसको डिनोट करते हैं। न्यूजीलैंड की होती है आपकी न्यूजीलैंड डॉलर, वो भी आपका न्यूजीलैंड वाला, न्यूजीलैंड डॉलर, इसको हम नामते हैं NZD। फिर आता है आपका सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर को हम बोलते हैं SGD। स्वीडन की जो करेंसी होती है स्वीडिश क्रोना होती है, स्वीडिश क्रोना, KRONA, ठीक है।
उसको हम नाम से जानते हैं SEK के नाम से हम इसको जानते हैं, स्वीडिश कोरोना को। ठीक है, तो ये हमारी मेन करेंसी थी और इनके जो कोड्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बेसिकली इन कोड्स को हम क्या नाम देते हैं, इन कोड्स को हम आईसो कोड्स नाम देते हैं। इनके आईसो कोड्स आपको पता होगा, आईसो कोड का कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। आईसो कोड्स बेसिकली आपके जो रिवर्स कोड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आईसो कोड्स। तो ये जो हमारे कोड्स होते हैं एक तरीके से आईसो कोड्स होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिए, कोड्स इनकी बता दिए, इनकी जो करेंसी होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब केवल हमारा एक टॉपिक बचता है, डेट इज जो हमारे आईसीआई स्टडी मेट से जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे आईसीआई स्टडी मेट के उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने स्टडी मेट खोल लिया है अपना। ठीक है, स्टडी मेट आपके सामने आ चुका है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, आप चेक कर सकते हैं मैंने मार्किंग करके रख रखी है जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं, यहाँ पे। चलो करते हुए चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरुआत से देखते हुए चलेंगे। देखिए 1 में कुछ नहीं है, 1 को तो 1 केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है कि कैसे आप एक्सचेंज रेट को आप इंटरप्रेट करते हैं, वो चीज़ आपको बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। 2 की बात करते हैं हम लोग। 2 में क्या है, 2 इलस्ट्रेशन नंबर हम कर चुके हैं। आप देखेंगे आपकी जो मॉड्यूल है जो हमने हमारी क्वेश्चन बैंक है उसमें कवर है इलस्ट्रेशन नंबर 2। 3 की बात करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 8 तक मैं देख चुका हूँ। 1 से 8 तक हमारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। देखिए आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 कौन सा आपका, हाँ 3 पेंडिंग है, 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 हमारा क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, जो बेसिकली पेंडिंग है वो मैंने पेंडिंग मार्क करके रख रखे हैं। अब बता रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आंसर, ऑन 1 जून द बैंक हैज एंटर्ड नो वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है बैंक ने फॉर USD डॉलर 1 लाख रुपीज़ का एट 65.65। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बैंक ने एंटर किया है, रेट भी बता रखा है। ऑन 1 जुलाई को आपको 31 जुलाई को रेट्स बता रखे हैं, स्पॉट रेट, व्हाट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट, मतलब कस्टमर के अकाउंट से कितना अमाउंट आप डेबिट करेंगे। अगर बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रखा है बेसिकली सेलिंग US डॉलर, मतलब बैंक ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है वो फॉरवर्ड सेल का कर रखा है। तो फॉरवर्ड सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो @65.5 है। अब वो पूछ रहा है कि कस्टमर के अकाउंट से आप कितना पैसा डेबिट करेंगे। जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही कर रखा है तो स्पॉट रेट तो आपके लिए रेलिवेंट है, आपके लिए जो रेलिवेंट है वो फॉरवर्ड रेट है। तो आप कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, 1 लाख डॉलर इंटू 65.65, क्योंकि कन्वर्जन करेंसी भी डॉलर, कोड भी आपको डॉलर का दे रखा है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप 65,50,000 आप कस्टमर के अकाउंट से डेबिट कर देंगे। यही आपसे पूछा है इसमें। 3 भी हो गया हमारा। 4 हम कर चुके हैं अपने क्वेश्चन बैंक में ही, आप देख सकते हैं जाके। 4 हो गया हमारा। 5 भी हो चुका है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, 5 6 भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन बैंक में। 6 भी हम कर चुके हैं। 7 भी हम कर चुके हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। 7 के बाद 8 भी हम कर चुके हैं। ठीक है, 8 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी हम कर चुके हैं अपने क्वेश्चन बैंक पे। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इलस्ट्रेशन तो हमारी 9 ही है, फॉरेन एक्सचेंज में 9 इलस्ट्रेशन से हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारी इधर शुरुआत हो जाती है। इधर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे क्वेश्चन बैंक में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए इधर ही में जो है अपनी साथ ही साथ चिल्ला क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो इधर आपको डायरेक्टली जो इनके सॉल्यूशंस हैं उसी में से करा दूंगा मैं। इधर से अलग से सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही हैं आपके। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ABN आपकी बैंक है कोई, तो एम्स्टरडैम की, वांट्स टू परचेज 15 मिलियन रुपीज, 15 मिलियन खरीदना चाहते हैं अगेंस्ट द डॉलर फॉर फंडिंग देयर नॉस्ट्रो अकाउंट। बेसिकली एक बैंक है अपने नॉस्ट्रो अकाउंट को फंडिंग करने के लिए इंडियन रुपीज खरीदना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम्स्टरडैम की बैंक है हमारी, तो इसके पास जो इसकी बेस करेंसी होगी वो कौन सी होगी,
इन हैंड इसके पास क्या होगा, हम गए, इन हैंड इसके पास डॉलर होगा और ये खरीदना क्या चाहती है, वांट्स टू बाय करना चाहती है इंडियन रुपीज। ठीक है, ये आपको सिनेरियो दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है, आपको कोट्स बता रखे हैं। अब फिर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द कैनरा बैंक वुड कोट टू द एबीएन बैंक, मतलब कैनरा बैंक कितना कोट करेगी, इन दोनों रेट में से कौन सा रेट कैनरा बैंक इस एबीएन बैंक को कोट करेगी फॉर परचेजिंग 15 मिलियन इंडियन रुपीज। फर्दर इफ द डील इज स्टक व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट डॉलर, आपको इक्विवेलेंट डॉलर की अमाउंट भी बतानी है। तो हम कहेंगे कि बैंक को क्या करना है, बैंक के पास डॉलर से और खरीदना चाहती है इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज खरीदना चाहती है। कोट किसका दे रखा है आपको, रुपी पर डॉलर का दे रखा है। हम कहें डॉलर सेल करेगी, वो डॉलर सेल करेगी और इंडियन रुपीज बाय करेगी। बेस करेंसी बेसिकली डॉलर है, डॉलर को सेल करने मतलब कौन से रेट पर सेल करेंगे, हल्का रेट पे 51.3625 हमारी कैनरा बैंक कोट करेगी। देख सकते हैं सॉल्यूशन में आपको बता रखा है, ये आपका सॉल्यूशन। कैनरा बैंक कौन सा रेट कोट करेगी, कैनरा बैंक कोट करेगी 51.3625, 51.3625 कैनरा बैंक कोट करेगी। और फिर आपसे पूछा है कितने डॉलर्स रिसीव होंगे, आपको बता रखा है क्वेश्चन में 15 मिलियन इंडियन रुपीज है, तो कन्वर्ट करा लेंगे आप 15 मिलियन इंडियन रुपीज को। 15 मिलियन इंडियन रुपीज बेसिकली 15 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आपको कितने बेसिकली आपको जो है 15 मिलियन इंडियन रुपीज की जरूरत है, तो इतनी इंडियन रुपीज आपको जरूरत है। आप देख सकते हैं कन्वर्जन करेंसी आपकी इंडियन रुपीज है और कोड दे रखा है आपको डॉलर का। सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे रेट से, डेट इज 51.3625। जब आप करेंगे देन आपको मिल जाएंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स। देखिए इन्होंने भी यही किया है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स उन्होंने निकाल के बता दिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या कह रहा है, 3 भी सेम है 2 की तरह। एक बैंक है हमारी XYZ लिमिटेड एम्स्टरडैम की, जो 25 मिलियन इंडियन रुपीज खरीदना चाहती है अगेंस्ट पाउंड के अगेंस्ट खरीदना चाहती है फॉर फंडिंग देयर नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, दे हैव क्रेडिटेड देयर लोरो अकाउंट विद द बैंक ऑफ लंदन। आप देखिए इन हैंड क्या है, इस बैंक के पास इन हैंड है, हम कहें इन हैंड इसके पास पाउंड है, क्योंकि अगेंस्ट पाउंड के अगेंस्ट खरीदना चाहती है और पाउंड के अगेंस्ट खरीदना चाहती है, इसलिए इसने क्या किया, अपना जो लोरो अकाउंट है वो बैंक ऑफ लंदन वाला उसको क्रेडिट कर दिया, बेसिकली उसमें पाउंड क्रेडिट कर दिए। आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ पाउंड कितने के वो क्रेडिट करे जिससे कि वो 25 मिलियन इंडियन रुपीज खरीद सके। तो इन हैंड हमारे पास पाउंड है और खरीदना क्या चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं रुपीज को। तो आप जान सकते हैं, आपको कोड दे रखे हैं, आपको कोड बता रखा है बेसिकली रुपी पर डॉलर का आपको पहला कोड दे रखा है, दूसरा कोड दे रखा है आपको डॉलर पर पाउंड का। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन हैंड आपके पास पाउंड है तो पाउंड को आप सेल करेंगे, बेसिकली इसको सेल करेंगे। सेल कौन से रेट पे करेंगे, हल्का रेट पे, डेट इज 1.5260 पे। फिर हमको इसको सेल करने के बाद डॉलर मिल जाएंगे, डॉलर को क्या करेंगे, हम डॉलर को सेल करेंगे। सेल कौन से रेट पे करते हैं, हल्का रेट पे, बेस करेंसी को। तो हमको दोनों कोड जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो मिल गए। अब हमको 25 मिलियन इंडियन रुपीज खरीदने हैं, तो 25 मिलियन इंडियन रुपीज खरीदने के लिए हमको कितने उसकी पाउंड्स की आवश्यकता होगी, 25 मिलियन इंडियन रुपीज हमको खरीदने हैं बेसिकली, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं आप, देखिए ये आपकी कन्वर्जन करेंसी है बेसिकली इंडियन रुपीज, और आपको कोड किसका दे रखा है, कोड दे रखा है आपको पाउंड का, कोड दे रखा है बेसिकली इधर देखिए कोड दे रखा है आपको डॉलर का, रुपी पर डॉलर का कोड दे रखा है, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे, ये आपको कन्वर्ट हो गई, ये आपके कन्वर्ट हो गए डॉलर्स में, रुपी कन्वर्ट हो गया आपका डॉलर्स में। अब आपको कोड दे रखा है पाउंड का और आपकी कन्वर्जन करेंसी डॉलर, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे 1.5260 से, तो आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वो मिल जाएंगे पाउंड्स जो आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे। देख लेते हैं सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया है, राउंड ऑफ कर दिया है बेसिकली। देखिए दोनों का पहले ही कि इन्होंने एक्सचेंज रेट निकाला है 1.5260, 1 डिवाइडेड बाय 1 देखिए आप में जो हमने किया है इसी को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, सेम आंसर आएगा 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 61.3625 डिवाइडेड बाय 1.5260, तो हमारा आंसर निकल के आता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स कितने होंगे हमारे लिए, 2,66,982.27 पाउंड्स हमको खरीदने पड़ेंगे, हमको क्रेडिट करने पड़ेंगे, मतलब बैंक को क्रेडिट करने पड़ेंगे 2/25 मिलियन जो इंडियन रुपीज है। इतने इंडियन रुपीज खरीदने के लिए बैंक को इतने पाउंड्स क्रेडिट करने पड़ेंगे। इन्होंने क्या किया है बेसिकली, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है इसको, राउंड ऑफ करने की वजह से इनका जो आंसर आया है 2,67,500 आया है। हमने राउंड ऑफ नहीं किया, आप राउंड ऑफ करना चाहें इनको, इन्होंने एक्सचेंज रेट निकाल के इसको राउंड ऑफ किया है, देन इनका आंसर ये आ गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी क्वेश्चन बैंक में कवर हो चुका है, 5 भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन बैंक में, 6 भी हम कर चुके हैं, 7 भी हम कर चुके हैं, देखते हुए चलिए 7 भी कर चुके हैं हम, 8 भी कर चुके हैं,
9 भी हम लोग कर चुके हैं। 9 के बाद हम जो है 10 भी कर चुके हैं, 11 भी कर चुके हैं। 10 11 भी हो चुका हमारा, 12 भी हो चुका है, 13 14 भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन बैंक में। 15 भी हो चुका हमारा, नहीं 15 रह गया है, 15 पेंडिंग है। 15 पे पी लिख रहा है ना, ये पेंडिंग है हमारा। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है हमसे। इन मार्च 2019 मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज एस्टिमेट द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ द डॉलर पर पाउंड। मतलब आपको एस्टिमेट्स दे रखे हैं, आपसे पूछा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, और आपको दे रखे हैं रेट दे रखे हैं। आपसे एक्सपेक्टेड रेट पूछा है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली जो आपका रेट है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको जो एक्सचेंज रेट है एक्सपेक्टेड रेट है वो निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर सेकंड केस में पूछा है इफ एज ऑफ मार्च 2009 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको बता है 1.08 का, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट्स पाउंड रिसीवर ड्यू इन सितंबर 2009। अब आपसे पूछा है अगर 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट 1.8 है तो क्या फर्म को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए हमको उस दिन का स्पॉट रेट पता होना चाहिए। तो स्पॉट रेट हमारे इससे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेते हैं एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 1.6 इंटू 0.15, 1.7 इंटू 0.2, ये हो गया 1.8 इंटू 0.25, 1.9 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2, जीटी करेंगे देन आपका आंसर निकल के आएगा 1.81। ठीक है, फर्स्ट वाले सिनेरियो का आंसर 1.81 निकल के आएगा। अब आप देखेंगे उस दिन का जो स्पॉट रेट होगा 1.81 होगा, और फॉरवर्ड रेट है आपका 1.80। अब आपसे पूछा क्या फॉरवर्ड रेट में एंटर करे या नहीं करे, अगर उसको पाउंड रिसीवेबल है, अगर मैं कहूँ उसको पाउंड रिसीवेबल है, और ये कोड किसका दे रखा है आपको, डॉलर पर पाउंड का आपको कोड दे रखा है। ठीक है, डॉलर पर पाउंड का आपको कोड दे रखा है, ये हमारा स्पॉट रेट है, ये हमारा फॉरवर्ड रेट है। इसका मतलब क्या है, आपका एक पाउंड में आपको कितने 1.81 डॉलर मिलेंगे स्पॉट रेट के हिसाब से, और अगर हम फॉरवर्ड रेट के हिसाब से निकालें एक पाउंड में आपको कितने डॉलर मिलेंगे 1.80। तो आप क्या कहेंगे, आप फॉरवर्ड कहेंगे कि फॉरवर्ड रेट में एंटर करें या नहीं करें। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो डॉलर्स हमको रिसीव होने हैं वो फॉरवर्ड रेट में कम रिसीव हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आपको फॉरवर्ड रेट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका जो स्पॉट रेट है उस दिन का वो ज्यादा होगा और आपको जो है पाउंड्स रिसीव होने हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका लॉस होगा, क्योंकि स्पॉट रेट आपका ज़्यादा है। ठीक है, 16 हमारा क्वेश्चन बैंक में हो चुका है, 16 हो चुका हमारा, 17 18 19 20 21 22 भी हो चुका हमारा, 17 हो चुका। अच्छा 18 पेंडिंग है, 18 पेंडिंग है तो इसको देख लेते हैं। ABC हैज टेकन द 6 मंथ लोन फ्रॉम द फॉरेन कोलैबोरेटर से इसने लोन लिया है $2 मिलियन का, मतलब 20 लाख रुपीज़ का इसने लोन लिया है, 20 लाख $20 लाख का लोन लिया है। इंटरेस्ट इस पर पेबल है सोफार प्लस 1%, और सोफार आपको बता रखा है 6 मंथ का सोफार 2% है। मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज के बाद कुछ नहीं देखा तो आपको एज्यूम करना है पर मंथ है, पर एनम है, सॉरी पर एनम है आपका, और आपको निकालना है इंटरेस्ट कितने 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। जब आपने 2 मिलियन का लोन लिया है तो निकाल लेते हैं 2 मिलियन पे इंटरेस्ट कितना होगा आपका, इंटरेस्ट दैट इज 2 मिलियन इंटू आपका 2%, 2/100 इंटू नहीं सोफार प्लस 1% है तो 2 + 1% डेट इज 3% हो जाएगा, इंटू आपका 6/12 करेंगे आप, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं 2 मिलियन इंटू 3% डिवाइडेड बाई 2, तो आपका इंटरेस्ट कितना निकल गया है 0.03 मिलियन का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। टोटल पेमेंट में आपसे पढ़ा दूँ, टोटल कमिटमेंट इन रुपीज इफ देयर इज नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट डेट इज 2 मिलियन का पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस एक इंटरेस्ट का 0.03 मिलियन का इंटरेस्ट है, तो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 2.03 मिलियन का। एट द रेट किस रेट पे आप पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया होगा तो आपको पेमेंट जो करना होगा, अच्छा इसमें बता रहा है इफ दे एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे 2.03 मिलियन का पेमेंट करेंगे, किस रेट से 48.4575 से, 48.4575 से पेमेंट कर देंगे वो लोग। दिखा देता हूँ सॉल्यूशन एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए। 18 का सॉल्यूशन उन्होंने कैसे किया है, इन्होंने इंटरेस्ट निकाला 30,000 USD का, सेम हमने निकाला था 0.3 मिलियन यानी 0.03 मिलियन मतलब 30,000, देयरफॉर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इसका पेमेंट करेंगे 48.5275 के हिसाब से, नहीं ये फॉरवर्ड रेट के हिसाब से पेमेंट होगा, फॉरवर्ड रेट के हिसाब से तो हमने किया है 48.4575 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 20,30,000 इंटू 48.4575 से, देन आपका ओवरऑल पेमेंट आएगा
ये आएगा आपका 9,83,68,725 का आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। फिर वो क्या पूछा हमसे, विल यू एडवाइस देम टू डू, आप क्या उनको एडवाइस देंगे कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एडवाइस देंगे या नहीं देंगे, देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एडवाइस दिया या नहीं दिया। देखिए एडवाइस ये आपका एक तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट बन जाता है, तो आप एडवाइस देंगे या नहीं देंगे ये डिपेंड करता है उस दिन का जो स्पॉट रेट होगा, उस दिन का आफ्टर 6 मंथ का जो स्पॉट रेट होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है, देखिए इन्होंने जो लिखा हुआ है, इन्होंने जो लिखा हुआ है इसको मैं समराइज करके बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है सॉल्यूशन में कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट करता है, देन उस केस में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपका जो डॉलर है वो एप्रिशिएट करेगा, देन उस केस में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 18 हो गया, 19 हमारा क्वेश्चन बैंक में हो चुका है, 20 भी हमारा क्वेश्चन बैंक में हो चुका है, 21 भी हो चुका है, 22 भी हो चुका है हमारा, 23 भी हो चुका है, 24 भी हो चुका है हमारा, ठीक है। 25 नहीं हुआ है हमारा, 25 पेंडिंग है। 25 को अभी मैं पेंडिंग ही मार्क करूंगा। क्यों पेंडिंग मार्क करूंगा सर, क्योंकि देखिए इसमें आप देखेंगे फ्यूचर्स की भी बात करिए, करेंसी फ्यूचर्स की बात करिए, और मैंने आपको बताया था, अभी देखिए मैं आपको बताया था कि फ्यूचर्स है, आपके ऑप्शंस हैं, ये सारे हमारे कवर होते हैं डेरिवेटिव्स में। तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जब समझ में आएंगे, जब मैं आपको डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसको करा दूंगा। तो अभी मैं अगर इनके बारे में आपको समझाने बैठूंगा तो खामखा टाइम वेस्ट होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा जब तक मैं इनकी प्योर बेस नहीं बना के चलाऊंगा इनका। तो सबसे इसलिए प्रेफर यही करूँगा कि इनको डेरिवेटिव के बाद में सॉल्व कराऊँ। तो इनको अभी भी मैं पेंडिंग ही मार्क करूंगा, 25 को भी डेरिवेटिव के बाद हम आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 26 हो गया हमारा, 27 हो गया, 28 हो गया हमारा, 29, 30, 31, 32 तक हो गए हमारे, 29 हो गया हमारा। अच्छा 30 पेंडिंग है हमारा। 30 में क्या है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे रखा है आपको, इंडिया का 1.08% दे रखा है, यूएसए का 4%। आपसे पूछा है स्पॉट रेट बता रखा है, और आपसे पूछा व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद क्या एक्सपेक्टेड रेट होगा, आफ्टर 4 ईयर के बाद क्या होगा, अप्लाइंग द परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या इनके फॉरवर्ड रेट्स होंगे। देखिए परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी मैंने आपको बताया था, ये सेम कॉन्सेप्ट है एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में और परचेसिंग पावर पैरिटी में जस्ट इतना डिफरेंस है कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हम इंटरेस्ट रेट्स को कंसीडर करते हैं और परचेसिंग पावर में हम कंसीडर करते हैं आपके इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो आप इसमें फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपको रुपी पर डॉलर का रेट दे रखा है 46, आपको फॉरवर्ड रेट पूछ रहा है। फॉरवर्ड रेट आप देखेंगे जो आपकी बेस करेंसी डॉलर है वो एप्रिशिएटिंग है या डेप्रिशिएटिंग है, क्योंकि डॉलर का हमारा इन्फ्लेशन कम है तो ये करेंसी हमारी एप्रिशिएटिंग होगी, तो निकाल सकते हैं फॉरवर्ड रेट 46। जब हमारी करेंसी एप्रिशिएटिंग होती है देन हम क्या करते हैं, बड़े वाले इंटरेस्ट रेट का फैक्टर डिवाइडेड बाय छोटे वाले इंटरेस्ट रेट का फैक्टर, दैट इज 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04। आपको फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेक्टेड रेट है वो मिल जाएगा, सेकंड ईयर का आपको निकालना है, देन सेकंड ईयर का आपको अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे आप, इसमें से जो इसमें वैल्यू आएगी आपकी, सपोज एक्स वैल्यू आई आपकी, तो एक्स इंटू 1.08 इंटू 1.04 करेंगे, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपकी सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का आपको मिल जाएगा। ऐसे आप थर्ड ईयर का निकाल सकते हैं, ऐसे ही फोर्थ ईयर का निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपली कहूँ आपसे, फोर्थ ईयर का रेट क्या होगा आपका 48 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 1.04 रेज टू दी पावर 4 कर सकते हैं आप, देन आपको फोर्थ ईयर का जो एक्सपेक्टेड रेट है वो निकल के आ जाएगा। इन्होंने भी ऐसे किया है, एक बार दिखा देता हूँ उनका सॉल्यूशन। 30 का सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट ईयर का रेट निकाल लिया इन्होंने, फर्स्ट ईयर का रेट, देन फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम मान के चलते हैं जो हमारी इन्फ्लेशन है वो सेम रहेगा अगले साल भी। ऐसे ही आपने निकाल लिया तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, 46 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04। अगर हमको फोर्थ ईयर का निकालना है तो डायरेक्टली फोर्थ ईयर के फैक्टर पावर रेज कर देंगे सिर्फ 4, 1.08 डिवाइडेड बाय 1.04 रेज टू दी पावर 4 इंटू 46 जब आप करेंगे देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 53.5, डेट इज फोर्थ ईयर का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इनकी तरह भी कर सकते हैं। हर एक ईयर का इन्होंने निकाला है और आप डायरेक्टली फोर्थ ईयर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा इधर हो गया, 30 भी हमारा हो गया, 31 भी हो चुका है, 32 भी हो चुका है, 33 हमारा पेंडिंग है। 33 अभी पेंडिंग रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव से रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है सर, देखिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की बात करिए, डेरिवेटिव की बात ही समझेंगे हम उनको। फिर हम बात करते हैं अपना 34 35 हमारे पेंडिंग है। 34 35 क्या कह रहे हैं हमसे, 34 भी बेसिकली आपका ये भी पेंडिंग ही रहेगा क्योंकि ये भी हमारा डेरिवेटिव से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो आपकी बात करी गई है वो फ्यूचर्स की बात करी गई है।
फ्यूचर्स की आपकी बात करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमारे डेरिवेटिव्स में कवर है। तो चिंता मत कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद आएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। 35 क्या कह रहे हैं हमसे, एक कंपनी है आपकी जिसने इंपोर्ट किए हैं 5000 बोतल ऑफ शैम्पूज, जिनकी कॉस्ट थी उसकी कॉस्ट ऑफ $20 ईच, मतलब $20 पर बोतल उन्होंने गुड्स, वो अपने जो शैम्पूज है वो इंपोर्ट करे हैं। ठीक है, द कंपनी हैज अ चॉइस इन पेइंग फॉर द गुड्स इमीडिएटली और इन 3 मंथ्स टाइम। कंपनी के पास चॉइस है, या तो उसकी जो पेमेंट है डेट इज 5000 बोतल, तो $20 के हिसाब से उसने इंपोर्ट करी है, तो कितने डॉलर्स की पेमेंट करनी है, $1 लाख की जो पेमेंट करनी है। उसके पास ऑप्शन है, या तो वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे या 3 महीने बाद पेमेंट कर सकती है। अब उसको बता रखा है, कंपनी अगर 3 महीने बाद पेमेंट करती है देन उसको जो लोन लेना पड़ेगा वो 14% पर एनम का उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। दूसरा उसको बता रखा है, अब आपसे कह रहा है इवेल्युएट करके बताइए इन फॉलोइंग मेथड कौन सा उसके लिए चीपर होगा, मतलब कंपनी के लिए कौन सा मेथड चीपर होगा। पे इन 3 मंथ्स टाइम, मतलब 3 महीने में ही जो उसका क्रेडिटर है उसको पेमेंट करे, और जो क्रेडिटर है उससे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और उसने अपने आप को कवर कराया है फॉरवर्ड मार्केट में, उसने कवर कराया है 3 मंथ्स के लिए। तो आप निकाल सकते हैं, जब 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करेगा तो कितना पेमेंट करेगा कंपनी, $1 लाख प्लस उसमें इंटरेस्ट जो सप्लायर चार्ज करेगा डेट इज 10% का, 1 लाख इंटू 10% इंटू कितने मंथ, 3/12 के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो हमारी बेसिकली यूएस वाली कंपनी है वो उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल ओवरऑल पेमेंट कितना होगा, 1,02,500 का। फॉरवर्ड रेट में इसने कवर करा रखा है। देखिए स्वैप पॉइंट आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका जो फॉरवर्ड रेट निकलेगा वो इनको स्वैप पॉइंट्स को लेस करके निकलेगा। 60.25 में से 35 लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 59.90 आएगा। ऑब्लिक फॉरवर्ड रेट इसका कितना आएगा, 60.30 इसका फॉरवर्ड रेट आएगा। इसने अपने आप को कवर कराया फॉरवर्ड मार्केट में, डेट इज फॉरवर्ड रेट में। फॉरवर्ड रेट में जब कवर कराया और उसको पेमेंट क्या करना है, डॉलर्स का पेमेंट करना है, तो डॉलर खरीदेगा 60.30 में इंटू 60.30 कर देंगे, देन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट केस में इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड केस में अगर पेमेंट कर देता है स्पॉट रेट पे, डेट इज 60.55 के हिसाब से डे वन पे ही पेमेंट कर देता है $1 लाख का 60.55 पे, और जो पेमेंट करेगा वो उसके पास डे वन पे तो अवेलेबल होगा नहीं, इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस पर इंटरेस्ट देगा वो कितने का, इंटरेस्ट इस पर निकाल सकते हैं आप, 60,55,000 पे इंटरेस्ट कितना आएगा, एट द रेट आपको बता रहा है 14% का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कंपनी के पास। 14/100 इंटू 3/12 आप करके इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में निकाल लीजिए, किसमें आपका मिनिमम जो पेमेंट होगा देन आप बता देंगे, ये वाला आपके लिए ऑप्शन बेटर है। तो 35 भी आप कर सकते हैं। 36 हम कर ही चुके हैं अपनी, और 36 हम पेंडिंग मार्क करेंगे। 36 हमारा हुआ नहीं है, इसको हम पेंडिंग मार्क करेंगे। क्यों पेंडिंग करेंगे, बिकॉज इसमें भी आपकी जो बात करी गई है वो डेरिवेटिव्स की करी गई है। देखिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की इसमें बात करी गई है, उसको डेरिवेटिव्स के बाद कवर करेंगे। 37 को भी डेरिवेटिव के बाद कवर करेंगे। इस चैप्टर फॉरेक्स के बाद जस्ट हम डेरिवेटिव ही स्टार्ट करेंगे, तो ये भी हमारा डेरिवेटिव में कवर होगा, क्योंकि इसमें भी आपकी फ्यूचर्स की बात करी गई है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है, जो हमारे डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं। 38 हम कर चुके हैं। 39, देखिए 39 भी पेंडिंग है क्योंकि ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात है इसमें। 40 भी हमारा पेंडिंग रहेगा, डेरिवेटिव से रिलेटेड है ये भी। मनी इसमें आपके ऑप्शंस की बात करी गई है, बेसिकली ये दो तो हम निकाल सकते हैं, मनी मार्केट कवर फॉरवर्ड कवर, लेकिन ऑप्शंस की बात करिए तो उसको भी हम जब ही कर लेंगे। 41 में भी आपकी फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात है, इसको भी डेरिवेटिव्स में कवर कर लेंगे। देन बाकी के मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 42 हो चुका, 43 अपना हो चुका है, 44 भी हो चुका, 45 भी हो चुका है अपना, 46 भी हम लोग कर चुके, 7 भी हमारा हो चुका है, 8 भी हो चुका हमारा, 9th भी हो चुका है हमारा, 50 और 51 भी हो चुका है हमारा। तो अब हम देखें तो ओवरऑल हमारे कितने क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रहे जो कि हमको डेरिवेटिव्स की बात करने हैं, गिन लेते हैं उनको और उनको डेरिवेटिव्स की बात कवर करेंगे। डेट इज देखते हुए चलेंगे। एक तो हमारा 41 रह गया, 1 2 3 4 4 और 5 6 7 8 और 8
लगभग मेरे एंड से आपके 8 क्वेश्चंस पेंडिंग है जो कि हम डेरिवेटिव्स में कवर करेंगे। बाकी सारा मेरी तरफ से जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आया होगा। पूरी मेहनत को करी मैंने इस चैप्टर को समझाने में। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम मिलेंगे और डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।